क्लास 12 हिस्ट्री, किसान, जमींदार और राज्य, पार्ट 1। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो किसान, जमींदार और राज्य हैं, इनका आपस में क्या संबंध था। ठीक है। और यह जो किसान का जो महत्वपूर्ण कार्य था, खेती, उनमें जमींदार और राज्यों की क्या योगदान था। ठीक है। तो 16वीं और 17वीं सदी की बात करें तो उस समय हिंदुस्तान में 85% जनसंख्या गांव में रहती थी और ग्रामीण समाज के लोगों का जो मुख्य काम था वो खेती था, कृषि था। किसान और जमींदार दोनों ही कृषि उत्पादन में साझेदार थे। ठीक है। किसान खेती करता था और फिर जमींदार का कार्य राजस्व इकट्ठा करना था। इनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष की भी स्थिति बनी रही। और अगर हम कृषि उत्पादन की बात करें तो उसमें राज्य की क्या भूमिका थी। तो राज्य मतलब जो उस समय मुगल शासन था उसकी बात की गई है। तो मुगल शासन में राज्य का ग्रामीण समाज पर गहरा प्रभाव था। ठीक है। इनका क्या काम था, इनका काम था कि कृषि जो की जाती थी उनसे कर लेना, मतलब ये राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। तो राज्य के जो राजस्व अधिकारी थे, मतलब जो कर लिया करते थे, ये तय करते थे कि खेतों की जुताई ठीक से हो। ठीक है। समय पे राजस्व वसूली हो। और आगे व्यापारी, मुद्रा और बाजार की भूमिका। तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि धीरे धीरे जैसे व्यापार की गतिविधियां बढ़ने लगी, बाजार की गतिविधियां बढ़ने लगी, तो इनका क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे फसलें पहले दैनिक आवश्यकताओं के लिए की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये व्यापारिक कार्यों के लिए भी किए जाने लगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। ठीक है। इससे क्या हुआ, गांव और शहर के बीच में संपर्क बढ़ा, क्योंकि गांव में जो भी उगाया जाता था खेती प्रोसेस के लिए, खेती के लिए, तो वो चीज़ें शहरों में जाने लगा। ग्रामीण उत्पादन सीधे बाजार में जाने लगे, जिससे कृषि उत्पादन और महत्वपूर्ण हो गया। आगे हम जानेंगे किसान और कृषि उत्पादन। तो इसमें हम ये जानेंगे कि जो गांव में खेती के कार्य जो किए जाते थे वो किस प्रकार से किए जाते थे। तो जैसे कि बताया गया कि गांव का खेती और समाज, जो खेती था वो बुनियादी इकाई थी। ठीक है। किसान साल भर भूमि को जुताई करता था, बीज बोता था, फसल काटता था। और किसान जो कृषि जो करता था उसके साथ अन्य उत्पादन जैसे शक्कर और तेल का भी उत्पादन करता था। ग्रामीण समाज में खेती केवल उपजाऊ मैदान तक सीमित नहीं थी, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र थे, सूखी ज़मीन थी, उन क्षेत्रों को भी उपजाऊ बनाया जाता था और खेती योग्य किया जाता था। कई इलाके जंगलों से घिरे हुए थे और कृषि कार्य को प्रभावित करते थे। ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम स्रोतों की तलाश। तो जैसे कि हम इस चैप्टर में जो हमने जाना है, जितनी भी जानकारी अभी तक पढ़ी है, तो ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये किसान तो स्वयं अपने बारे में नहीं लिखते थे, तो ये कैसे हमें प्राप्त हुआ। तो जैसे बताया गया, तो किसान स्वयं अपने बारे में तो कुछ नहीं लिखते थे, तो इनकी गतिविधियों की जानकारी सीधे इनसे तो प्राप्त नहीं हुई। तो 16वीं और 17वीं सदी के दौरान जो मुगल दरबारी थे, ठीक है, मुगल दरबार के ग्रंथों और दस्तावेजों से उनकी जानकारी मिली। तो ऐतिहासिक ग्रंथों का महत्व अगर बात करें तो उनमें से इस काल में कृषि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो माना गया है वो आईने अकबरी को माना गया है। ठीक है। और आईने अकबरी किसने लिखी है, अकबर के एक दरबारी थे जिनका नाम अबुल फजल था। ठीक है। ये एक इतिहासकार थे। अब आगे आईने अकबरी में दी गई जानकारी, अगर हम बात करें कि जो ग्रंथ था आईने अकबरी, उसमें क्या क्या जानकारी मिली, तो बेसिकली जो मुख्य जानकारी थी वो ये थी कि खेती की नियमित जुताई सुनिश्चित करें। ठीक है। राज्य द्वारा क्या कदम उठाए गए कि खेती सही तरीके से हो, करों की वसूली की प्रक्रिया और नियम बताए गए हैं इसमें। ठीक है। राज्य और ग्रामीण सत्ता अधिकारी, जिन्हें जमींदार कहते हैं, उनके बीच में क्या संबंध थे। ठीक है। उनको नियंत्रण करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं, इनका विवरण इसमें दिया गया है। आगे आईने का मुख्य उद्देश्य, अगर हम बात करें आईने अकबरी का मुख्य उद्देश्य, तो जैसे कि बताया गया कि जो अकबर के साम्राज्य को एक सुदृढ़ और संगठित सत्ता के रूप में प्रस्तुत करना था, कि वे एक संगठित सुनियोजित प्रणाली है। ठीक है। तो लेखक ने इसमें मुगल साम्राज्य को ऐसा दिखाया है कि जिसमें सामाजिक सामंजस्य बना हुआ है, किसी भी बगावत या स्वायत्तता को का प्रयास विफल रहा है। ठीक है। कोई भी विरोध नहीं किया गया है शासन का। वहीं पे अगर हम सत्ता का दृष्टिकोण पढ़े, मतलब जो मुगल शासन था वो
समाज को किस तरह देखता था वो भी इस आईने अकबरी से प्राप्त होता है। कि आईने में किसानों के बारे में जानकारी राज्य के दृष्टिकोण से प्राप्त हुई है। ठीक है, जैसे कि राज्य कैसा सोचता है ग्रामीण समाज के बारे में, वो हमें आईने अकबरी से प्राप्त होता है। इससे हमें ये भी प्राप्त होता है कि राज्यों की नीति और हित क्या थी, वे अपने हितों और नीतियों को प्राथमिकता देते थे। आगे अन्य क्षेत्रीय स्रोत। अगर हम बात करें अन्य स्रोतों की जिससे हमें किसान और जमींदारों और राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, तो ऐसे कई और क्षेत्र थे जहाँ बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, जिनके बारे में हमें जानकारी 17वीं और 18वीं सदी के दस्तावेजों से मिली है। ठीक है, इन स्रोतों से हमें उनके सरकारी आय और ग्रामीण मतलब गांव की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। और यही नहीं, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज़ थे वह भी किसानों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बहुमूल्य स्रोत थे। ठीक है, इनसे हमें किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच के वाद विवाद का विवरण भी पता चलता है। आगे हम बात कर लेते हैं किसान और उनकी ज़मीन के बारे में। तो अगर हम किसान के लिए उस समय 16वीं और 17वीं शताब्दी के समय जो शब्द इस्तेमाल होते थे वो जाने, तो जैसे कि बताया गया है कि मुग़ल काल में फ़ारसी जो दस्तावेज हैं उनसे पता चला है कि किसान को रैयत या रियाय और मुजरियान शब्दों का उपयोग किया जाता है। इनके अलावा भी किसानों के लिए एक और शब्द आसामी शब्दों का उपयोग किया जाता था। वहीं पे किसानों के प्रकार की बात करें तो 17वीं शताब्दी में उल्लेख हुआ है कि 2 प्रकार के किसान होते थे। एक तो खुद काशत, दूसरे पाही काशत। खुद काशत वह किसान होते थे जो अपनी ज़मीन पर खेती करते थे और उन्हीं गांव में रहते थे। वहीं पे पाही काशत वह किसान होते थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे, जिनमें से कुछ तो अपनी इच्छा से करते थे और कुछ मजबूरी में करते थे। वहीं पे किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो उत्तर भारत के औसत किसानों के पास तो बहुत ही कम संसाधन थे। बताया गया है कि उनके पास एक जोड़ी बैल और 2 हल जैसी संपत्ति भी नहीं थी। वहीं पे गुजरात में 6 एकड़ वाले से अधिक ज़मीन वालों को समृद्ध किसान माना जाता था। वहीं पे बंगाल में जो 5 से 10 एकड़ वाले ज़मीन होते थे जिन किसानों के पास, उन्हें अमीर माना जाता था। वहीं पे ज़मीन की मलकियत से क्या मतलब है कि किसानों की ज़मीन को खरीदना और बेचा जा सकता था, जिससे ये साबित होता था कि उस समय ज़मीन एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति होती थी। आगे सिंचाई और तकनीक। तो अब हम बात करेंगे कि जो खेती की जाती थी उसको सींचने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता था। तो पहले उस समय जो कृषि विस्तार के कारण पड़े, तो कृषि जो इतनी तेज़ी में विस्तार करी उसका कारण क्या था। तो किसान जो बड़ी गतिशीलता से कार्य करता था, ज़मीन की बहुतायत थी, मज़दूरों की उपलब्धता थी, जिसके कारण खेती काफ़ी बड़ी मात्रा में हुई। दूसरा कारण ये था कि जो प्राथमिक उद्देश्य था खेती का वो था खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इनके लिए चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा जैसी प्रमुख फसलों को उगाया जाता था। और आगे बात करें विभिन्न फसलों की खेती, तो भिन्न-भिन्न क्षेत्र में भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलें की जाती थी। जहाँ 40 इंच से अधिक वर्षा होती थी, वह खेती चावल योग्य था, मतलब वह भूमि चावल योग्य था। वहीं पे जहाँ कम वर्षा होती थी, तो उन क्षेत्रों में गेहूँ या ज्वार बोया जाता था। तो मानसून काफ़ी महत्वपूर्ण होता था कृषि के लिए। भारतीय कृषि के रीढ़ मानसून को कहा जाता था। आगे सिंचाई की आवश्यकता, तो आपको पता है कि कई फसलों को पानी की आवश्यकता होती थी। तो जहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है वहाँ से तो काम चल जाता था, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पे कृत्रिम सिंचाई के उपयोग की आवश्यकता होती थी। आगे बात करें तो सिंचाई कार्यों में राज्य की भूमिका। तो सिंचाई के में केवल किसान कार्य करे इतना से काम नहीं चलेगा, इसमें राज्य को भी मतलब मुगल शासन को भी योगदान देना होगा। तो उस समय राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर भारत में कई नई नहरों का निर्माण, नालों का निर्माण किसानों के लिए राज्य ने किया। शाहजहाँ के शासनकाल में शाह नहर जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। आगे कृषि में तकनीक साधन।
अगर हम बात करें तो खेती जैसे आपको पता है काफ़ी मेहनत का कार्य होती है। इसमें पशु बल की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था खेती के लिए। और जैसे कि उस समय हल की बात करें तो हल लकड़ी के बने होते थे, और जो इनके छोर होते थे जिन्हें फाल कहते हैं, वो लोहे के बने होते थे। तो ये मिट्टी को ज़्यादा गहराई में नहीं खोदते थे, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती थी। ठीक है। बीज बोने की प्रक्रिया की बात करें तो बीज बोने के लिए ये बरमे जैसी तकनीक का उपयोग करते थे, जो बैल के जोड़े में लगा रहता था, और कहीं कहीं पे तो ये हाथों से भी बीज बोया करते थे। तो दोनों ही तरीकों का उपयोग किया जाता था उस समय। आगे हम बात करें फसलों की भरमार, तो उस समय 16वीं 17वीं शताब्दी में खेती दो मुख्य चक्रों में की जाती थी। एक है खरीफ की फसलें और दूसरी हैं रबी की फसलें। खरीफ की फसलें जो पतझड़ में उगाई जाती थी, और रबी की फसलें जो वसंत ऋतु में उगाई जाती थी। ठीक है। फसलों की विविधता की बात करें तो सूखे इलाके जहाँ बंजर ज़मीन थी, वहाँ पर कम से कम दो ही फसलें ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाती थी। वहीं पे सिंचाई की व्यवस्था जहाँ उपलब्ध है, बारिश समय पर होती थी, वहाँ पे 3 फसलें उगाई जाती थी। ठीक है। इन कारण से पैदावार में भारी विविधता थी। वहीं पे फसलों की किस्म की बात करें तो जो स्रोत है आईन अकबरी, उनसे जानकारी मिली है कि मुगल प्रांत आगरा में ही 39 किस्म मतलब 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। दिल्ली प्रांत में 43 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, और बंगाल में तो सिर्फ चावल की ही 50 किस्में उगाई जाती थी। आगे जिनसे कामिल सर्वोत्तम फसलें, तो स्रोतों से हमें जानकारी मिली है कि जिनसे कामिल जैसे शब्दों का उपयोग विशेष फसलों के लिए की जाती थी, और उनको प्रोत्साहित किया जाता था किसानों को कि वह विशेष फसलें उगाएं, अच्छी फसलें उगाएं। मुगल राज्य मतलब मुगल शासक भी उनको प्रोत्साहित बढ़ावा देते थे कि वह अच्छी फसलें उगाएं। इनसे क्या होता था कि राज्य को अधिक कर प्राप्त होता था। तो जिनसे कामिल फसलें किन्हें मानी जाती थी? कपास और गन्ना जैसी बेहतरीन फसलों को जिनसे कामिल माना जाता था। मध्य भारत, दक्षिणी पठार में कपास और बंगाल में चीन की फसलें थीं, और वहीं पे तिलहन जैसी फसलों को नकदी फसल माना जाता था। आगे नए फसलों का आगमन, तो 17वीं शताब्दी के मध्य धीरे धीरे क्या हो गया, नई फसलें भी भारत में उगाई जाने लगी थी। पहले बेसिक फसलें उगाई जाती थी, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि। लेकिन धीरे धीरे अन्य उपमहाद्वीप से भी फसलें भारत में आने लगी। जैसे कि आप मक्का, मक्का भारतीय फसल नहीं है, ये अफ्रीका और स्पेन से भारत में आई थी 17वीं सदी में। टमाटर, आलू और मिर्च, ये भी भारतीय फसलें नहीं है, ये भी अमेरिका से आए थे। फल की बात करें तो अनानास और पपीता भी भारतीय फसलें नहीं है, ये भी भारत के उपमहाद्वीप में पहले नहीं उगाई जाती थी, ये बाहर से आई हैं जिन्हें भारत में उगाना शुरू किया गया। आगे हम बात करेंगे ग्रामीण समुदायों की। तो जैसे कि अभी हमने सभी जानकारी किसानों के बारे में इकट्ठा की। अब ये किसान जिस गांव में रहते थे, उन ग्रामीण समुदायों का स्थिति कैसी थी, क्या संरचना थी, वो जानेंगे। तो ग्रामीण समुदायों के घटक, तो ये 3 चरणों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था। एक खेतिहर किसान, दूसरा पंचायत, तीसरा गांव का मुखिया। तो खेतिहर किसान में जो सबसे बड़े वर्ग थे, ये जो सीधे खेती में लगे रहते थे। दूसरा पंचायत, एक गांव की सामूहिक सभा थी जो प्रशासनिक और विवादों का निपटारा करती थी। तीसरा गांव का मुखिया, गांव का मुखिया जो पंचायत का भी मुखिया होता था, नेतृत्व करता था, और गांव के प्रशासनिक कार्यों के लिए राज्य का प्रतिनिधि करता था। आगे जाति और ग्रामीण माहौल, जैसे कि अभी हमने ग्रामीण समुदायों के बारे में पढ़ा, ऐसे ही आगे ग्रामीण माहौल, हम उन माहौलों के बारे में बात करें तो उस समय जातीय भेदभाव और समूह में बंटवारा था, कि ग्रामीण समाज कई जाति व्यवस्था में बटी हुई थी, और खेतिहर किसान कई वर्गों और समूह में बटे हुए थे। वहीं बात करें ग्रामीण समाज में असमानता की, तो गांव के जो सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी थी, उन्हीं के पास संसाधनों की कमी थी, और उन पे जातीय पाबंदियां जकड़े हुए थे। उनकी स्थिति आज के दलित समुदायों जैसी थी। तो ये केवल केवल भारत में हिंदू के साथ ही नहीं था, उस समय 16वीं 17वीं सदी में जो मुस्लिम समुदाय थे उनमें भी भेदभाव था। जैसे कि हलाल, खुरान और मलाल ज़्यादा जैसे समूहों के साथ भी निम्न व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार किया जाता था। आगे हम बात करेंगे पंचायत की संरचना की। तो
तो जो पंचायत की संरचना मतलब पंचायत तय कैसे होती थी, पंचायत होता कौन होता था? तो गाँव के जो बुजुर्ग होते थे वो ही गाँव के पंचायत होती थी। और इन बुजुर्गों की बात करें तो इनके पास पुश्तैनी संपत्ति के अधिकार थे, जो इन्हें एक विशेष स्थान देते थे। गाँव में जातीय विविधताओं के कारण पंचायत भी भिन्न जातियों और संप्रदायों के अलग-अलग होती थी। हालांकि पंचायत में केवल उच्च जातियों के संपन्न लोगों का ही प्रभाव था, जिसके कारण जो मजदूर थे और निम्न जातियों था उनको पंचायत में शामिल होने का मौका नहीं मिलता था। पंचायत की फैसले की बात करें तो जो पंच फैसला देता था, जो पंचायत फैसला सुनाता था, वो अनिवार्य होता था सबको मानने का। अब इन पंचायत का एक मुखिया भी होता था, ठीक है, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। मुकद्दम या मंडल जो होता था वो पंच का नेतृत्व करता था। और मुखिया का चुनाव कैसे होता था? मुखिया का चुनाव यही पंचायत के जो समूह होते थे वही करते थे। और इसमें प्रमुख बात यह है कि इन्हें जो जमींदार होता था उनसे मंजूरी लेनी होती थी इसकी। अगर मुखिया भरोसे पे नहीं उतरता था तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता था। आगे इनकी जिम्मेदारी की बात करें, मुखिया की जिम्मेदारी क्या होती थी? तो मुखिया की प्रमुख जिम्मेदारी ये होती थी कि जो गांव का खर्च होता था या गांव की जो आमदनी होती थी वो सबके सामने रखे। और इसमें पटवारी जो होता था वो सहयोग करता था। पटवारी का काम भी यही था कि वित्तीय मामले का लेखा जोखा रखना, ये उसकी जिम्मेदारी होती थी। आगे पंचायत का खर्च और कोष। तो पंचायत गांव के जो विभिन्न कार्य होता था उनके लिए खर्चा कहाँ से करता था? तो पंचायत का खर्च गांव के आम खजाने से किया जाता था। मतलब ये जो खजाना, मतलब ये जो पैसा होता था ये हर व्यक्तियों का देना होता था। गांव के हर व्यक्तियों का इसमें योगदान होता था। खजाने का उपयोग जो होता था, खर्च जो होता था विभिन्न कार्यों में होता था। जैसे सरकारी जो अधिकारी होती थी उनकी मेहमान नवाजी करना, प्राकृतिक आपदाओं से निपटना जैसे बाढ़, और सामुदायिक कार्य करना जैसे कि मिट्टी के बांध बनाना, नहरों की खुदाई करना आदि। वहीं पे बात करें समाज में पंचायत की क्या भूमिका थी, क्या व्यवस्था थी? तो पंचायत का एक अहम रोल था सामाजिक अनुशासन बनाए रखने का, ठीक है। दूसरा, पंचायत यह सुनिश्चित करती थी कि विभिन्न जातियां अपनी परंपराओं और सीमाओं का पालन करें। इसके लिए उदाहरण मिलता है पूर्वी भारत का, जहाँ पे शादियों में पंचायत के मंडल उपस्थित रहते थे, जहाँ पे सामाजिक समंजसता बनाए रहे। सामाजिक मामलों पर गहरा प्रभाव पंचायत का दिखता है। आगे हम बात करते हैं पंचायत की शक्ति और सामाजिक न्याय की। तो उस समय पंचायत के पास क्या शक्ति होती थी? तो पंचायत के पास दो प्रमुख शक्ति होती थी। एक है जुर्माना लगाना और दूसरा समुदाय से निष्कासन करना। कि समुदाय से निष्कासन करना एक गंभीर सजा होती थी, जिसमें जो दोषी होता था उसे गांव से बाहर कर दिया जाता था। और केवल बाहर ही नहीं किया जाता था बल्कि उसकी जातिगत पहचान भी उसके खतरे में पड़ जाती थी, ठीक है। और इन सजाओं का कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था? कि जातिगत रिवाजों और सामाजिक अनुशासन का पालन ठीक से किया जाए। वहीं पे दूसरा, जातिगत पहचान की भूमिका। तो ग्रामीण पंचायत के अलावा भी एक और पंचायत होती थी जिसे कहते हैं जातिगत पंचायत, जो कि हर जाति के लिए अलग होती थी। तो राजस्थान में जातिगत पंचायत का कार्य मतलब जो है जमीन के विवाद करना, शादियों की वैधता और सामाजिक कर्म कांड जुड़े हुए मामलों का निपटारा करना है। ये पंचायत जातिगत नियमों के पालन को सुनिश्चित करती थी और समाज में महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी। तो इनको देखते हुए कभी कभी किसानों का प्रतिरोध भी सामने आया कि जब पंचायत और राज्य कोई समझौता नहीं सुना पाते थे तो गांव के किसानों को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ता था। तो उस समय जो उपजाऊ भूमि की प्रचुर मात्रा और श्रमिकों की अधिक मांग के कारण गांव के किसानों ने इसका फ़ायदा उठाया और गांव के जो जमींदार और राज्य पर दबाव डाला कि हम गांव छोड़ देंगे। तो इस तरह गांव छोड़ने की रणनीति जो किसानों की थी वो सामाजिक आर्थिक प्रतिरोध का एक साधन बन गई। आगे हम बात करेंगे ग्रामीण दस्तकारों की। तो अगर हम संख्या की बात करें तो गांव में इनकी संख्या 25% थी और किसान और दस्तकारों के बीच में जो लेन देन का कार्य दोनों के बीच में होता था। कई किसान खेती और दस्तकार दोनों ही कार्य करते थे। कार्य की बात करें तो दस्तकारी में कार्य क्या होता है? रंगरेज करना, मतलब कपड़ों को रंगना, मिट्टी के बर्तन बनाना और पकाना, खेती के औजारों का निर्माण और मरम्मत कार्य करना। तो ये कार्य था दस्तकारी का।
और इसका काफ़ी फ़ायदा अर्थव्यवस्था में होता था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होता था। तो जो दस्तकार और किसान जो मिश्रित दोनों ही काम करते थे, तो इससे अर्थव्यवस्था को डबल फ़ायदा होता था। दोनों कार्यों से कर प्राप्त होता था राज्य को। वहीं दस्तकारी से आर्थिक स्थिति सुधरी और गांव आत्मनिर्भर हुआ। ठीक है, गाँव को दूसरे शहर या दूसरे गांव पे निर्भर नहीं होता था, क्योंकि वह खुद ही सारे कार्य कर लेता था। ठीक है, समाज में अगर इसकी स्थिति की बात करें तो दस्तकारी को नीचा कोई छोटा कार्य नहीं माना जाता था, कृषि के समान ही कार्य माना जाता था। तो कृषि और दस्तकार एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते थे।